हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई थ्योरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी बाय एलन रिचर्ड प्रैट। एलन रिचर्ड प्रैट बेसिकली एक अमेरिकन जोग्राफर एंड प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले में। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था बिहेवियर एंड लोकेशन फाउंडेशन फॉर अ जोग्राफिक एंड डायनेमिक लोकेशन थ्योरी, जिसको उन्होंने 1967 में दिया। ये बेस था इंडस्ट्री के लोकेशन को लेके, जिसको उन्होंने डिसीजन मेकर के बिहेवियर के बेसिस पे डिटरमाइन किया, जहाँ पे इन्होंने इसको एक बिहेवियरल मैट्रिक्स के रूप में शो किया, जो कि एलस्ट्रेशन था जो उन्होंने एनालिसिस किया था लोकेशन के डिसीजंस को लेके। ये जो थ्योरी है वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है डीएम स्मिथ की जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी थी। अब हम इसके एजम्पशंस लिख लेते हैं कि क्या क्या इस थ्योरी के एजम्पशंस थे। पहला एजम्पशन है अवेलेबिलिटी ऑन लोकेशनल इंफॉर्मेशन का, यानी कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए लोकेशनल इन्फॉर्मेशन की। यानी कि हमें एक सुटेबल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई भी एक ऑप्टिमल डिसीजन लेते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें फुल्ली अवेलेबल हो। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सपेंसिव भी हो सकती है, वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकती है जब हम उसको एक्वायर करने जाए। दूसरा उन्होंने बात किया एबिलिटी टू यूज़ द इंफॉर्मेशन, यानी कि डिसीजन मेकर के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे फॉलोइंग फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, उन्होंने बताया। पहला आता है स्किल, एक्सपीरियंस एंड इवन कोऑपरेटिव गवर्नमेंट्स। अब हम मेन थ्योरी को समझते हैं। तो हमने जो भी फॉलोइंग एजम्पशंस डिस्कस किए, इसने प्रैट ने 1967 में एक रिप्रेजेंटेशन को डेवलप किया जो कि बिहेवियरल मैट्रिक्स के बेसिस पे था, जहाँ पे उन्होंने अपने बिहेवियरल मैट्रिक्स में वन एक्सिस पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसको रिप्रेजेंट किया। दूसरे में उन्होंने दिखाया दूसरे एक्सिस पे कि हम किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, कैपेसिटी टू यूज़ इट। यहाँ पे इन्होंने इन दो चीज़ों को कंसिडर किया, पहला अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा कैपेसिटी टू यूज़ इट। और इसी के बेसिस पे जो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बिहेवियरल फैक्टर्स थे लोकेशन के डिसीजन को लेके, इसको उन्होंने कंसिडर किया। और यहाँ पे उन्होंने इसी चीज़ को कंसिडर करके जो भी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी, अब उन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ कर पाए प्रॉपरली। इसको हम इनकरेक्टली भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बट उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे डिसीजन मेकर्स होते हैं जो कि आपके बेटर होते हैं दूसरों से एनालिसिस में। तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को एक बिहेवियरल मैट्रिक्स के रूप में दिखाया, जहाँ पे उन्होंने सीरीज ऑफ पोटेंशियल आउटकम्स को कंपोज किया लोकेशन के डिसीजन को लेके। यहाँ पे उन्होंने एक टर्म बताया जिसका नाम था होमो इकोनॉमिकस, जिसको उन्होंने सेल CNN से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया अपने इस पूरे बिहेवियरल मैट्रिक्स में। यहाँ पे लिखा भी है होमो इकोनॉमिकस। तो ये अब होमो इकोनॉमिकस क्या होते हैं, ये परफेक्टली इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल होते हैं जिनके पास सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है। और ऐसे में जो लोकेशन डिसीजन लिया जाता है इन इंडिविजुअल द्वारा वो हमेशा ऑप्टिमल रहेगा। यानी कि ये जो भी लोकेशन को चूज़ करेंगे उसमें हमें हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करना वो अच्छी तरीके से जानते हैं। अब कुछ डिसीजन मेकर के बारे में इन्होंने बताया जिनके पास भी गुड कैपेसिटी की इन्फॉर्मेशन होती है और वो भी इनका यूज़ करना जानते हैं, जो कि C35 एंड C54 वाले सेल के अंदर आते हैं, जो कि इन्होंने अपनी इस बिहेवियरल मैट्रिक्स में दिखाया। जो लोकेशन वो डिसीजन लेते हैं वो भी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन के अंदर आता है। अब उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन मेकर के नाम भी बताए जैसे जो C22 सेल कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि लकी होते हैं बट वो पुअर होते हैं उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करने में। उनके पास जो एबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट कभी कभार क्या होता है, बाय चांस उनका जो लोकेशन चॉइस है वो क्या हो जाता है, वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे UGC नेट का जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। बट सपोज करो कि कुछ उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से कुछ एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बेस्ड है और वो टॉपिक हम पढ़ के नहीं गए एग्ज़ाम के लिए,
और उस टॉपिक के बारे के हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में भी इतना डिटेल में नहीं पता। बट जब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम अपने एंड से कुछ भी एक ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, और बाद में जब यूजीसी नेट का रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है कि जो हमने क्वेश्चन अपने एंड से कुछ भी टिक किया था वो सही हो गया। तो वो हमने बाय चांस हमारा वो तुक्के से सही लग गया। तो इसी चीज़ को एलन प्रेड ने भी अपने इसमें जो बिहेवियरल मैट्रिक्स है उसमें समझाया कि इसमें कुछ ऐसे C22 सेल कैटेगरी के अंदर डिसीजन मेकर्स आते हैं जो कि लकी होते हैं। उनके पास एक बाय चांस वाला ऑप्शन होता है कि उनका बाय चांस जो ऑप्शन है लोकेशन के डिसीजन को लेके वो प्रॉफिटेबल में हो जाता है, क्योंकि वो एक तो पुअर होते हैं उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करने में, उनके पास इतनी अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन भी नहीं होती। तो अब यहाँ पे इन्होंने जो ये अपना बिहेवियरल मैट्रिक्स दिखाया, जैसे जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर हम C11 सेल से C1N सेल की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो कैपेसिटी है इंफॉर्मेशन को यूज़ करने की वो हमें बढ़ती हुई दिखेगी। बट जैसे जैसे हम C11 से नीचे की तरफ जाएंगे CN1 की तरफ, तो यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन की यूज़ करने जो इन्फॉर्मेशन हमारी अवेलेबिलिटी है, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो अवेलेबिलिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि CN1 के पास ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी इन्फॉर्मेशन की अगर हम C11 सेल से उसको कंपेयर करें तो। और यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे राइट की तरफ बढ़ेंगे यानी कि CNN की तरफ, तो हमारी मैक्सिमम हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगी। और जो CNN वाला सेल है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है और वो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। वाइल जैसे जैसे हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे वहाँ पे हमें मिनिमम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इसी चीज़ को जो एलन प्रेड है उन्होंने अपनी बिहेवियरल मैट्रिक्स में समझाया। अब उस थ्योरी को हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन को एज्यूम किया कि ज़्यादातर जो लोकेशनल डिसीजन होते हैं वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो ऑप्टिमल हो, वो एक्सेप्टेबल भी हो सकते हैं, वो प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। बट जो प्रॉफिटेबल हमारी जो लोकेशन उन्होंने बताया वो आपकी स्पेशल प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स के अंदर आती हैं, जहाँ पे कुछ ऐसी सेट ऑफ लोकेशंस होती है जो कि आपकी काउंटर मिनस होती हैं। मतलब वहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट होता है एक्टिविटी से वो हमेशा ज़्यादा होता है, सुपीरियर होता है वहाँ की जो इनकरेंट कॉस्ट है लोकेशन की। मतलब वहाँ पे जो रेंट है, वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो इतनी कम है, इसलिए वहाँ का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को एक ग्राफ के थ्रू समझाया और इसी सेम ग्राफ को डी.एफ. स्मिथ ने भी अपनी जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है उसमें यूज़ किया था। अब इस ग्राफ में ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है। यानी कि अगर हम इन ग्रीन वाले पोर्शन के अंदर अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं तो हमें यहाँ पे हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि हमें यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें कॉस्ट कम लगता है लेबर और रेंट का। तो अब ये यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो CNN वाले जो होमो इकोनॉमिकस डिसीजन मेकर्स होते हैं वो अपनी जो इंडस्ट्री है वो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन के सेंटर में सेटअप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। वाइल जो C35 और C54 वाले सेल के अंदर जो डिसीजन मेकर्स आते हैं वो भी अपनी इंडस्ट्री इस प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स के अंदर सेटअप करेंगे और उनको भी यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बट CNN के कंपैरिजन में उनको थोड़ा सा कम प्रॉफिट होता है, बट CNN वालों को जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। और उन्होंने कुछ ऐसे सेल भी बताए जैसे कि C22, वो अपनी जो लोकेशन है वो इस स्पेशल प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन के बाहर भी नियर बाय बाहर भी सेटअप कर सकते हैं या उसके अंदर भी सेटअप कर सकते हैं। बाय चांस अगर उनका लोकेशन सही हो गया जो वो चूज़ कर ले तो वो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन के अंदर आ जाएगा, या उसके आसपास के एरिया में भी ये जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है उसके आसपास के एरिया के बाहर भी सेटअप कर सकते हैं।
ऐसे में उनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो लकी होंगे, इसलिए उनको मिलेगा। और कुछ ऐसे उन्होंने सेल के बारे में भी बताया, जैसे C11 सेल, जिनकी जो लोकेशन है, जिन डिसीजन मेकर्स की जो लोकेशन है वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन से बाहर देखने को मिलेगी, इसलिए वो हमेशा लॉस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेंट है एंड जो लेबर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, रेवेन्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होगा, जो कि यहाँ पे ग्राफ के थ्रू येलो पोर्शन में दिखाया गया है। सो इस चीज़ को जो एलन प्रेड है वो अपनी इस बिहेवियरल मैट्रिक्स में पूरी समझाते हैं। अब यहाँ पे जो DM स्मिथ की जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी थी, उसमें भी इसी सेम चीज़ को के आइडिया को अप्लाई किया गया था। जो स्पेशल मार्जिन लोकेशन है, जो DM स्मिथ ने अपनी थ्योरी में यूज़ किया था, इस स्मिथ ने भी सेम यही चीज़ बताई कि अगर हम मार्जिन के अंदर कोई भी लोकेशन को सेटअप करते हैं तो हमें वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। बट अगर हम अपनी इंडस्ट्रियल लोकेशन को प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन के बाहर सेटअप करेंगे तो हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। तो प्रेड ने भी आल्सो इसी जो DM स्मिथ का जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी था उसमें ये जो कॉन्सेप्ट था, इसी सेम कॉन्सेप्ट को अपनी थ्योरी में भी इन्होंने यूज़ किया। अब यहाँ पे चाचा मेन क्रिटिसिज्म थे। पहला, जो प्रेड का जो बिहेवियरल मैट्रिक्स है वो रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। ये एक यूज़फुल कॉन्सेप्ट है हाईलाइट करने में फैक्ट डैट कि जो फार्म्स हैं वो अपनी एक सब ऑप्टिमल लोकेशन डिसीजंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड अनसर्टेन है। ज़रूरी नहीं है कि फार्म्स हमेशा जो उनके पास इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है उससे एक बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ले पाए। फॉर एग्जांपल, अगर एक फार्म एक लोकेशन को चूज़ करता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन, तो वो बिलीव करता है कि वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लैंड है एंड जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। बट जब फार्म्स उस लोकेशन को लोकेट करना चालू करता है तो बाद में उसको पता चलता है कि वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़्यादा हायर है जो उसने एक्सपेक्ट किया था, और जो क्वालिटी है वर्कफोर्स की वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जो उसने सोचा था, जिसका रिजल्ट है कि वो जो लोकेशन है फार्म की वो अब प्रॉफिटेबल नहीं होगी डिसीजन मेकर के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो ये क्लासिकल एग्जांपल है सब ऑप्टिमल लोकेशन डिसीजन का। दूसरा, जो प्रेड का जो बिहेवियरल मैट्रिक्स है वो हाईलाइट करता है कुछ ना कुछ रोल में अनसर्टेनिटी है लोकेशन डिसीजन मेकिंग को लेके। यानी कि फार्म ज़रूरी नहीं है कि वो सर्टेन हो फ्यूचर के इकोनॉमिक कंडीशन को लेके, लाइक डिमांड क्या होगी प्रोडक्ट की या कॉस्ट कितना होगा रॉ मटेरियल का। डेज अनसर्टेनिटी रहती है जिसकी वजह से फार्म्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक बेस्ट पॉसिबल लोकेशन को चूज़ कर पाना। अगर फार्म के पास सारी इन्फॉर्मेशन मान लो अवेलेबल है जो कि उसको प्रेजेंट में चाहिए, बट वो फ्यूचर के बारे में श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि आज जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हो सकता है कि फ्यूचर में वो इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाए। देयरफॉर हमारी जो बेस्ट पॉसिबल लोकेशन है वो एक सब ऑप्टिमल कंडीशन में चली जाएगी फ्यूचर में, जो कि अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाएगी। सपोज़ करो कि आज हम एक जो पॉसिबल लोकेशन हमने देखी है फ्यूचर के लिए प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उस लोकेशन पे आज के समय हमें चीप लेबर का प्राइस मिल रहा हो और चीप हमें वहाँ पे रेंट प्राइस मिल रहा हो, चीप लैंड का कॉस्ट हो। बट फ्यूचर में उसी लैंड का जो प्राइस है वो बढ़ जाए, यानी कि वहाँ पे जो रेंट है वो बढ़ गया एंड वहाँ पे जो हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो फ्यूचर में बढ़ गया, तो हमारे लिए जो लोकेशन है वो अनप्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो इसी चीज़ को जो एलन प्रेड अपनी बिहेवियरल मैट्रिक्स में समझाते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।